हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। थीम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को अभी ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ। हालांकि जो मैं चैप्टर शुरू किया था उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कर्ता के रूपों के बारे में चर्चा किया था। तो आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर, हालांकि आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर लेकर आया हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन बनाने के लिए ग्रामर की भी जानकारी होनी चाहिए। और यदि आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप ट्रांसलेशन भी ठीक प्रकार से बना पाएंगे। क्योंकि आज हम लोग पहले चैप्टर का कंक्लूजन करेंगे कि उस अध्याय में हम लोग ने सीखा क्या है, हम लोगों ने क्या सीखा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैं लिखता हूँ कि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यही आपका चैप्टर था पहले ट्रांसलेशन में। तो पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि हम लोग ने पढ़ा, आखिर क्या आप समझा, उसमें क्या सीखा हम लोगों ने, ये तो होना चाहिए ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट कर्ता के कौन कौन से रूप, तो हमने आपको बताया था, इधर देख लीजिए आप लोग फर्स्ट में। तो आपको मैंने बताया था कि नाउन एज ए सब्जेक्ट, फिर था प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट, है ना, नाउन एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। उसके बाद था आपका इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट, है ना, इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट। उसके बाद था जीरंड एज सब्जेक्ट, है ना, जीरंड एज सब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्लाउज एज सब्जेक्ट, है ना, क्लाउज एज सब्जेक्ट। और एक मैंने आपको बताया था, यानी ईट करके, जो सब्जेक्ट रूप में ईट आता था, परंतु इस ईट का कोई मीनिंग नहीं होता था वहाँ पर। तो ये तो हुआ मतलब सब्जेक्ट के रूपों के बारे में। यानी कि आपसे यदि कोई पूछे, कोई सेंटेंस दे दिया जाए आपको और उसमें पूछे कि इस वाक्य में कर्ता क्या, यानी सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा, जैसे कि यदि नाउन होगा तो आप क्या कहिएगा, इस वाक्य में नाउन करता है। यदि प्रोनाउन आएगा तो आप कहिएगा इसमें प्रोनाउन करता है। यानी कि सीधा सीधा तौर पर देखा जाए, यानी कर्ता के रूप पर क्या क्या हो सकता है, कभी कभी नाउन आ सकता है, कभी प्रोनाउन आ सकता है ना, कभी आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, कभी क्या आएगा, क्लाउज आएगा, कभी क्या आएगा, जीरंड आएगा, कभी क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, कभी क्लाउज आएगा, कभी फ्रेज आएगा। फ्रेज भी आपका आता है, जैसे क्या करें, यह एक समस्या है तो क्या करें, यहाँ पर एक फ्रेज है, तो ये भी आता है। तो मोटा मोटी तौर पर आप समझ गए कि कोई भी चैप्टर आप बनाते हैं ट्रांसलेशन, तो ये कर्ता बदलता नहीं है, ये आपका यही सब आएंगे, परंतु क्रिया जरूर बदल जाती है। तो इसके बाद हम लोग अब क्रिया पर ही ट्रांसलेशन बनाएंगे। यानी चैप्टर 2 जो होगा हम लोग का, वो होगा टेंस, यानी काल और क्रिया का रूप, यानी क्रिया के रूप, यानी काल में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के रूप, यानी काल पर क्रिया का क्या क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि आज हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने मोटा मोटी सीख लिया, और हमने उसमें कई रूल्स के बारे में बताया था, जैसे कि शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, ये इस टाइप का था, यानी कई टाइप के रूल थे उसमें। तो टाइप 1 में पढ़े थे, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, है ना, तो उसको कैसे बनाया जाएगा। फिर तक मेरे 5 गायें हैं, इसको कैसे ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन कैसे कीजिएगा। फिर तक राम को घर जाना है ना, या फिर उससे चला नहीं जाता। ये सब टाइप्स हुआ ट्रांसलेशन का, तो ये आपको सीखना चाहिए, और मैंने बताया था कि इस पर अभ्यास कर लीजिएगा। उसके बाद था राम को घर जाना है, ये तो हो गया आपका। और उसके बाद मैंने बताया क्या करें, यह एक समस्या है, या धनी सुखी है ना, गरीब दुखी है। फिर था कि संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है। ये सब टाइप्स हुआ, इस पर ध्यान रखिएगा और इस पर अभ्यास करिएगा 100 टाइम्स 200 टाइम्स। फिर क्या नहीं करें, यह विचाराधीन है
है ना, वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं। ये सब टाइप्स हैं, हालांकि एक क्लाउज में आता है। उसके बाद इसमें एक और टाइप था कि पृथ्वी गोल है, यह सबको मालूम है, और इसमें दैट अगर हम लोग बनाते थे क्योंकि इसमें इससे तथ्य का पता चलता था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद था आशा है ना, लगता है, कहने की ज़रूरत नहीं, यानी ईट लाकर हम लोग बनाते थे इसमें। तो इस प्रकार यही सब मैंने इस चैप्टर में चर्चा किया था, यानी कि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट जो चैप्टर है, बस इतना ही प्रकार का हम लोगों ने सीखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये समझ में आ गया हो, हम आगे बढ़ेंगे। और यदि आपको कुछ त्रुटियाँ रह गई हो इस चैप्टर में तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हालांकि कमेंट तो आपको ऐसे भी करना चाहिए, जैसे आपको क्या मतलब कमी लगा या अच्छा ही लगा उसमें आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो ये मतलब हर विद्यार्थी के पास पहुँचेगा। मान लीजिए जिसके पास सुविधा नहीं है तो उनके पास भी पहुँच जाएंगे। तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए और मजबूती के साथ, यानी ऑलराउंडर प्रदर्शन करना है आपको, यानी कि बॉलिंग भी कीजिए, बैटिंग भी कीजिए और फील्डिंग भी कीजिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि हर विभाग पर आपको काम करना है, यानी रिवर्स भी लेना है और आपको राइट जो आप चलते हैं उस पर भी चलना है। तो यही सब मैंने चर्चा किया था। ये कंक्लूजन है उस चैप्टर का, यानी इसका निष्कर्ष हम लोग क्या सीखे, है ना। यानी कोई आप फिल्म देखते हैं उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसकी कहानी जो देखे आप क्या समझे उसमें। तो उसी प्रकार से हम जब पढ़ते हैं तो उसका भी एक कंक्लूजन होता है, उसका एक निष्कर्ष निकलता है। तो हम लोगों ने निष्कर्ष भी देखा कि उसमें कंक्लूजन क्या है इसका। तो आज लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामर यानी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रामर पढ़ना है, तो चलिए स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो स्लाइड है ये देखिए, आपके सामने में लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, है ना। यानी मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि द पार्ट्स ऑफ द, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, यानी किसे कहेंगे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो याद रखिएगा, जरा इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। याद रखिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि ये सब क्या एक शब्द है, यानी वर्ड है। तो थोड़ा वर्ड पर चर्चा कर रहे थे, वर्ड कहते किसको हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राम, है ना। तो यही वर्ड कहलाता है, यानी राम क्या एक शब्द है, जन्म क्या एक शब्द है ना। ईट क्या एक शब्द है, यानी यही शब्द है। हालांकि शब्द अक्षर के मेल से मिलता है। और ओ क्या है, अक्षर है। को क्या है, अक्षर है ना। रो क्या है, अक्षर है। हालांकि अक्षर ये सब व्याकरण का ही भाग है, इस पर हम लोग बनाएंगे वीडियो तो देख लेंगे। अभी हमको समझना है इसको। तो अ को चो ये सब अक्षर होता है, और अक्षर से ही शब्द बनते हैं। जैसे कि राम में कितना अक्षर है, 2 अक्षर है, और बीच में एक मात्रा भी है। तो मात्रा से आकर हर्षई कर, दीर्घी कर, हर्षु कर, ध्रुव कर, ये सब मात्रा कहलाता है। और ओ आ हर्षी दीर्घ ये सब क्या है, अक्षर है। तो RAM राम, लेकिन इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं, R है, A और M है। जबकि हिंदी में क्या है, 2 अक्षर और एक मात्रा है। तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शब्द, यानी मेरा यहाँ पर शब्द को समझाना था। तो आप शब्द समझ गए होंगे कि शब्द क्या होता है। चूँकि मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका ज़रूरत है अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए आप शब्द समझ गए। तो इसका डेफिनेशन होता है कि इंग्लिश व्याकरण यानी अंग्रेजी ग्रामर में शब्दों को उनके कार्य और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए और इसको अभ्यास कीजिएगा, रटना नहीं है। मैं रटने के लिए आपको नहीं कहता, क्योंकि NCF 2005 कहती है कि रटना नहीं है इसको, यानी कि आप बच्चे को रटा नहीं सकते हैं, यानी उसको अभ्यास कराइए, उसको कई टाइम्स उसको अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ भी अभ्यास कीजिए और वहाँ भी अभ्यास कीजिए। तो इसको आप कैसे, और उसको लिखना है, आपको लिखिए और उसको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है आपको। तो यदि आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपका आंसर होना चाहिए इट हैज 8 काइंड्स, है ना।
इट हैज 8 काइंड्स। और बताइएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आप समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी यही 8 को, यानी आपसे पूछेगा नाउन क्या है तो आपको बोलना है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रोनाउन क्या है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वर्ब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडवर्ब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। प्रीपोजिशन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। कंजंक्शन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी 8 यही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो क्या यदि आपसे पूछा जाए कि नाउन क्या तो आप नहीं बता पाएंगे, अवश्य बताना चाहिए आपको और आप बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउन, तो इसको इसे याद कीजिएगा, NOUN नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। फिर PRONOUN प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, है ना। फिर होता है ADJECTIV एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। VERB वर्ब मीन्स होता है क्रिया। और ADVERB एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। और PREPOSITION प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंधवाचक अव्यय। और इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर है 7th में CONJUNCTION कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक अव्यय। और लास्ट है इंटरजेक्शन INTERJECTION इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसको आप लोग यानी याद कर लीजिएगा अभ्यास के साथ, देख देख के इसको अभ्यास यानी बोलिएगा, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आ गया होगा। और ये कितने होते हैं इसको याद कर लीजिएगा। कोई आपसे पूछता कि नाउन का स्पेलिंग बताइए तो आपको बताना है NOUN नाउन। और इसका अर्थ बताइए तो इसका अर्थ होता है संज्ञा। ये आपको बोल देगा संज्ञा का इंग्लिश क्या होता है तो नाउन बताइएगा, यानी दोनों तरफ से। तो चलिए, तो पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सभी 8 पर चर्चा करेंगे लेकिन पहला है नाउन आपका, तो नाउन पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लिखा है नाउन, NOUN नाउन से संज्ञा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं। आपसे डेफिनेशन पूछेगा, आपको नाउन का डेफिनेशन पूछा जाएगा आपसे, तो आप क्या बताएंगे। तो आप कहेंगे ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, बस इतना भी कहेंगे तो हो गया। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। या दूसरा डेफिनेशन देखिए क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, है ना, ये भी याद कर लीजिएगा। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ये दूसरा डेफिनेशन। और तीसरा डेफिनेशन देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी नाम है वो नाउन है। यदि आपसे कोई पूछेगा नाउन क्या है तो आप बोलेंगे दुनिया में जितने भी नाम है वो क्या है, नाउन है। या दुनिया में कोई भी चीज़ हो वो भी नाउन ही है। हिंदी में देखिए क्या लिखा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या अनुभव के नाम को कहा जाता है। तो एक एक करके हम लोग अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे कि व्यक्ति का क्या कौन होगा, जानवर क्या है, स्थान क्या होता है, वस्तु क्या है, विचार क्या है या अनुभव क्या है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप संज्ञा समझ गए। आज के बाद आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए संज्ञा में। अब नेक्स्ट चलिए, जैसे एग्जाम्पल को देखना है हम लोग को। तो एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, पहला लिखा है फार्मर, किसान, फिर है रामू, फिर है फादर। ये सब क्या है, ये सब व्यक्ति है। वो जी मैंने आपको दिखा था अभी, फार्मर क्या आपका व्यक्ति है। फिर काऊ देखिए क्या है, काऊ जानवर है, देखिए जानवर का हो गया। फिर मिल्क क्या है, वस्तु है। बुक क्या है, वस्तु है। टेबल क्या है, वस्तु है। इंडिया क्या है, ये जगह का नाम है, स्थान है। कंट्री क्या है, स्थान है। ऑनेस्टी क्या है, यही विचार है। और काइंडनेस क्या है, ये विचार या अनुभव है। तो आप समझ गए सबका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है अलग अलग। और उसके बाद देखिए, तो ये आप समझ गया कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन को समझ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आप पकड़ सकते हैं। हालांकि इस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे जब ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। तो यानी नाउन जब हम पूरा कर लेंगे तो इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, मैंने लिखा इट हैज़ 5 काइंड्स। यानी आपसे पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आपको बताना है इट हैज़ 5 काइंड्स। लेकिन ऐसे बताइए 2 तरह से होते हैं। इट हैज़ 5 काइंड्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, यानी पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन,
प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, है ना, मेटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये याद कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रटना नहीं है ना। तो ये हो गया आपका ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। अब पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हो गया, तो अब मॉडर्न के अनुसार देखिए क्या होता है। अब इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए मॉडर्न, इट हैज़ 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। यदि आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, तो आपका आंसर होना चाहिए इट हैज़ 3 काइंड्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी आधुनिक यानी अभी का जो चल रहा है। अभी इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा। तो इस प्रकार से ये संज्ञा का भेद है। फिर हम लोग सभी पर चर्चा करेंगे, है ना। 5 उधर और 3 इधर, हालांकि प्रॉपर तो उसमें भी था, प्रॉपर इसमें भी है। तो इस सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे कि आखिर किस एग्जाम्पल के माध्यम से, तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समझना ही तो चाहिए, समझना ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार इस पर मैंने आपको बताया, है ना। जो स्लाइड आपका है यही सब मैं आपको बता रहा था अभी। तो इस पर 1 बाय 1 करके हम लोग चर्चा करेंगे। यानी जैसे प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, कॉमन नाउन आपका जातिवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन क्या है समूहवाचक संज्ञा। यानी इन सब का एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी पकड़, जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें आपसे कहेगा कि प्रॉपर नाउन बताइए इसमें क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मेटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, या काउंटेबल नाउन क्या है, या अनकाउंटेबल नाउन क्या है। तो ये एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आराम से निकाल पाएंगे। और एग्ज़ाम में इसका यही तो महत्व होता है, यही पूछा जाता है। ये तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े, ये तो समझे इसके बारे में, लेकिन ओरिजिनल जो चीज़ आपका वो है प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन थियरी आप जब करते हैं तो आपका प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो थियरी बढ़िया से कीजिए, और किसी प्रकार का इसमें तकलीफ हो, दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट जरूर करें। जैसा कि आप लोगों को मेरा मकसद वीडियो बनाने का क्या है, क्योंकि हम लोग जिसमें पढ़ते थे वहाँ पर क्या होता था कि अच्छे टीचर्स मिलते नहीं थे। देखिए शिक्षा जब लेनी चाहिए तो मनुष्य को ठीक प्रकार से लेना चाहिए, है ना। उसका बहुत ही आपका क्या होगा फ़ायदा है आपके जीवन में। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज का आपको कोई भी ठग सकता है। तो नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, और प्रत्येक मानव का ये धर्म है शिक्षित होना, क्योंकि एक कहावत है कि अशिक्षा ही सबसे बड़ा पाप है। यदि आप शिक्षित नहीं है, यदि आप अज्ञानी हैं, यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, तो आप बहुत बड़ा पापी है। यानी पाप, ये भयंकर पाप है, आप पाप कर रहे हैं। तो पाप को नहीं करना चाहिए। यानी आपको शिक्षा लेना भी है, शिक्षा देना भी है, और परिवार को भी शिक्षित करना है, क्योंकि अच्छा परिवेश होगा, शिक्षित होगा तो वहाँ पर जीने में भी मज़ा आएगा। मूर्खों की बस्ती में कहावत है ना, नहीं जाना चाहिए। और यदि भूल से भी चले गए हो, कबीर जी कहते हैं, तो वहाँ पर चुपचाप निकल जाना चाहिए। तो हम लोग का ये संकल्प है कि हमें क्या करना है, शिक्षा को आगे लेकर जाना है, और अच्छी शिक्षा, है ना। तो बढ़िया शिक्षा प्राप्त करना है हम लोग को, आगे बढ़ना है। और आपका जो टैलेंट है ज़रूर आपको दिखाना चाहिए। जैसे अब वो संगीत हो सकता है ना, खेल हो सकता है, मतलब आप जान रहे हैं कि कई डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपकी मजबूती है ना। तो हर प्रकार से काम करना चाहिए, यही मनुष्य का मतलब भी है, यही खूबसूरती है हमारे जीवन की, मनुष्य होने का ये कर्तव्य भी है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। तो आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया और मुझे समझने का प्रयास किया। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।